नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का पहला सीजन मासूम मोहब्बत अरण्य और आर्या की कहानी मैंने अपने दूसरे चैनल स्प्रिंग कहानियाँ पर अपलोड किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इस चैनल पर भी मैं उस कहानी का दूसरा सीजन मासूम मोहब्बत के नाम से ही ला रही हूँ। इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीजन ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर ने सर्जरी कर दी थी और बताया कि उसे होश आना होगा तो सुबह तक आ जाएगा। पैर की एक हड्डी बुरी तरह से टूट चुकी थी, जिससे अब उसे चलने में भी दिक्कत होने वाली थी। उसकी सर्जरी हुए अगले शाम हो चुकी थी और अरण्य को होश नहीं आया था। अगर उसे आज शाम होश नहीं आता तो वो कोमा में जा सकता है। आर्या उसका हाथ थामे उसके पास बैठी हुई थी। बहुत मुश्किल से उसे उससे मिलने की इजाज़त मिली थी। उमल जी, दर्द हो रहा है आपको? वो उसके चेहरे से हाथ लगाते हुए बोली। उसको देखकर एक बार फिर आर्या का दिल रो पड़ा। कल से वो हॉस्पिटल में ही थी और कुछ खाया पिया भी नहीं था। उमल जी, उठिए ना, बात करिए अपनी आर्या से, अपनी बेटू से। आपको पता है आपके बिना हमने कुछ भी नहीं खाया। आपके हाथ से खाना खाएंगे अब हम। आप हमें अपने हाथ से खिलाइए ना, हमें बहुत भूख लगी है। आप नाराज हैं क्या हमसे जो बात नहीं कर रहे हैं? वो उसका हाथ सहलाते हुए लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही थी। अरण्य के सिर पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी और लेफ्ट पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। चेहरे पर भी काफ़ी खरोंचे थी। आर्या का यूं रोना तड़पना बेहोशी में भी जैसे अरण्य को बेचैन कर रहा था। उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव आने लगे थे और पलकें फड़कने लगी थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और उसे धुंधला सा आर्या का चेहरा नजर आया। उमल जी, वो उसे होश में आया देखकर खुश होकर बोली और उसने डॉक्टर को भी आवाज़ देकर बुलाया। डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया। मिस्टर राठौर, आर यू फीलिंग वेल? डॉक्टर ने उसे चेक करते हुए पूछा। टू मच पेन इन हेड, अरण्य ने कमज़ोर शब्दों में कहा तो डॉक्टर ने उसे दर्द का इंजेक्शन दिया। आराम मिल जाएगा थोड़ी देर में आपको। फिलहाल आप कोई टेंशन मत लीजिए और अपनी वाइफ से मिलिए, काफ़ी परेशान है ये कल से आपके लिए, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। वाइफ? अरण्य ने सवालिया अंदाज में पूछा तो डॉक्टर के साथ बाकी सब भी चौंके। हाँ, आपकी वाइफ। डॉक्टर, आपको आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। हमारी शादी नहीं हुई और आप वाइफ ला रहे हैं। वो बोला तो आर्या के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उमल जी, आप क्यों तंग कर रहे हैं हमें? आपको हमने याद, आपकी बेटू। वो उसकी बात सुनकर बोली ही थी कि डॉक्टर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मासा, क्या बोले जा रही है ये लड़की? पहले ही हमें दर्द हो रहा है, अब किसी की बकबक नहीं सुननी, अरण्य ने अब उर्मिला जी से कहा। अच्छा मिस्टर राठौर, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? डॉक्टर ने अब उससे जानने के लिए पूछा। वो हम एयरपोर्ट से घर वापस आ रहे थे, तभी किसी गाड़ी से टक्कर हो गई हमारी। इसके अलावा कुछ खास याद नहीं, उसने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा तो डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा। वो वार्ड से बाहर आए, उनके साथ ही बाकी सब भी। बस उर्मिला जी थी इस वक्त उसके साथ। डॉक्टर, अंकेश जी ने कुछ परेशानी से आर्या को देखते हुए कहा। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है इन्हें। इससे पहले भी उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? डॉक्टर ने पूछा। जी, आज से 6 साल पहले जब वो अमेरिका से घर लौटा था तब, अंकेश जी ने बताया। इट मीन्स इनकी मेमोरी 6 ईयर पीछे चली गई है। इसके बाद की कोई बात उन्हें याद नहीं। डॉक्टर, उन्हें याद कब तक आएगा? इस बार अविरल ने पूछा। इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये उनकी रिकवरी पर डिपेंड करता है। कुछ दिन भी लग सकते हैं इसमें, कुछ महीने तो कई साल भी, या फिर शायद कभी भी नहीं। और उन्हें ज़बरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत करिएगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है, डॉक्टर ने कहा तो आर्या ने मजबूती से अविरल का हाथ थाम लिया। वो शख्स जो उसके लिए दुनिया से भी लड़ जाता था, उसके लिए अपने अपनों से भी बढ़कर था। हर वक्त उसे बच्चे की तरह ट्रीट करता था, खुद से पहले उसका ख्याल करता था। उसकी नज़रों में खुद को अनजान पाना शायद ही इससे बढ़कर कोई दर्द आर्या के लिए हो सकता था। अरण्य को होश में आया देखकर वो जितनी खुश हुई थी, अब उतनी ही हताश। वो हर एक रिश्ते को पहचान रहा था, बस उसे ही नहीं जो उसके दिल को कचोट रहा था। आर्या बेटा, अरण्य ठीक है, अब आप परेशान मत होइए। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने के साथ ही उन्हें सब याद आ जाएगा। आप घर जाकर आराम कीजिए।
यहाँ आपने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं। अंकेश जी के कहने पर उसने इनकार में सिर हिलाया। नहीं बाबा साहब, हम उनको इस हाल में छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। लाडो जिद मत कर, अंकल जी सही कह रहे हैं, तुझे भी थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तू कल से वहीं अस्पताल में है, घर चल हमारे साथ, शाम को वापस आ जाना, अविरल ने उसे समझाते हुए कहा। पर उस पर तो जैसे कोई असर नहीं हो रहा था, पर उनके बार बार कहने पर उसे वहाँ से जाना ही पड़ा। अरण्य की तबीयत के बारे में सुनकर आवृत्ति भी विशाल के साथ उससे मिलने आई थी। जब वो उसके पास आई तो वहाँ पर उर्मिला जी पहले से थी। कैसा है अब तू? विशाल ने उसके पास आते हुए पूछा। ठीक हूँ पहले से, उसने धीरे से जवाब दिया। पर आवृत्ति की गोद में अनाया को देखकर वो चौंका था। आवृत्ति भी तो पूरे श्रृंगार में थी। भाई साहब, आवृत्ति ने कहा। आवृत्ति, ये आप और आपकी गोद में ये बच्ची किसकी है? अरण्य ने कुछ हैरान होते हुए उससे सवाल किया। हमारी बेटी है और आवृत्ति वाइफ है मेरी। विशाल ने जब उसे बताया तो अरण्य ने उर्मिला जी की तरफ देखा। मासा, ये सब कब हुआ? और फिर आवृत्ति की शादी विशाल से? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर ने बताया तो बेटा, कुछ सालों की बातें आप भूल गए हैं। तभी आवृत्ति की शादी इनसे हुई थी और ये आपकी भांजी है अनाया। उर्मिला जी उसे समझाते हुए बोली तो अरण्य ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। भाई साहब, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आवृत्ति ने अनाया को उर्मिला जी की गोद में देते हुए अरण्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो उसने सिर हिलाया। पर अच्छा किया शादी किया, कब तक ऐसे अकेले रहती? और ये तो कुछ कहने से रहने वाला था। वो विशाल को देखकर कुछ मुस्कुराकर बोला और फिर अनाया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। दवा की वजह से उसे नींद आ गई थी और फिर जब देर रात उसकी आंख खुली तो उसे अपने सामने बैठी हुई आर्या नजर आई। ठीक है, आप कुछ खा पी लीजिए, आर्या ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। आप हैं कौन जो हमारी इतनी परवाह दिखा रही हैं? अरण्य ने कुछ सख्त से अंदाज में उससे पूछा। तो आर्या का दिल तो जैसे टुकड़ों में बिखर चुका था। आर्या को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। डॉक्टर हैं वो और आपके बाबा साहब की जान पहचान की हैं, इसलिए घर भी आना जाना लगा ही रहता है इनका। आप शायद भूल गए, पर आपकी भी अच्छी जान पहचान हो गई थी इनसे, महिमा जी ने कहा। चाची साहब, आर्या धीमे से बोली। उसकी आंखों से नमी जा ही नहीं रही थी और फिर उनकी बात सुनकर वो अरण्य को देखने लगी थी। इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमारा परिवार है और हम खुद से भी कर सकते हैं, अरण्य ने कहा तो वो उठकर खड़ी हो गई। हाँ, हम बस देखने आए थे, कहते हुए वो जल्दी से वहाँ से बाहर चली गई। अपने उमल जी से इस तरीके से अजनबीपन की उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी और अभी अरण्य ने जिस तरह से उससे बात की थी वो आर्या का दिल चीर सा रहा था। और अरण्य ने उसके बाहर जाते हुए उसकी आंखों की नमी को नोटिस कर लिया था, पर कुछ समझ नहीं आया कि उसे देखकर उसकी आंखों में नमी क्यों थी। ज़्यादा मत सोचिए आप, महिमा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और फिर उसे दलिया खिलाने लगी। पर उसके दिमाग में जाने क्यों बार बार आर्या का चेहरा ही आ रहा था। वो उसके बारे में सोच रहा था। ये लड़की इतना क्यों कर रही है? जब से देख रहा हूँ हर वक्त किसी न किसी बहाने यहीं पहुँची रहती है, पर मैं इसके बारे में इतना सोच ही क्यों रहा हूँ? वो खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था। आज उसे हॉस्पिटल में रहते हुए 4 से 5 दिन होने को आए थे और आर्या अक्सर ही उसे अपने आसपास दिखती, जिस वजह से उसे कुछ चिढ़न सी महसूस हो रही थी और उसी पर बार बार ध्यान भी जा रहा था। डॉक्टर, और कब तक मुझे यहाँ ऐसे ही रहना है? डॉक्टर जब उसे चेक करने आए तब उसने उनसे सवाल किया। ऐसे हॉस्पिटल में और बिस्तर पर रहते हुए वो बोर सा हो चुका था और दूसरा उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। इतनी कोशिशों के बाद भी, जिस वजह से वो कुछ चिड़चिड़ा सा भी महसूस कर रहा था खुद को। बस आज शाम तक आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, दर्द वगैरह? डॉक्टर ने उससे पूछा। जी नहीं, ठीक है अब हम, और घर जाएंगे तभी पूरी तरह से आराम मिलेगा, उसने कहा तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए नर्स को उसे इंजेक्शन देने के लिए कहा और बाहर निकल गए। आर्या, ध्यान कहाँ है तेरा? मैं कब से तुझे बुलाए जा रहा हूँ पर तू सुन ही नहीं रही है। आर्या जो किसी सोच में डूबी हुई थी उसके पास बैठते हुए अर्थ ने कहा तो जैसे नींद से जागी। वो दोनों हॉस्पिटल के ही कैंटीन में थे और उनके सामने कॉफ़ी के 2 मग रखे हुए थे।
हाँ बोल, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? आर्या ने सिर झुकाते हुए कहा। अरण्य जी को तो आज डिस्चार्ज मिल जाएगा ना? फिर क्या सोचा है तूने आगे का? घर तो जा नहीं सकती, वरना हजार तरह के सवाल आएंगे उनके मन में। तू अविरल भाई, अर्थ प्लीज तू भी अब शुरू मत हो जा, वो कुछ खींचते हुए बोली। जो हो रहा था उन सब के बीच वो काफी परेशान थी। आर्या, आप अपने भाई सा के ही घर चली जाना बेटा। अरण्य को तो आपने देखा ही कि आपके होने पर उनके दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगती है। वो जब वहाँ से हॉस्पिटल के अंदर आई तब उर्मिला जी ने उसे समझाते हुए कहा, मासा हम उमल जी के बगैर नहीं रह पाएंगे, और फिर उनकी कंडीशन ही ऐसी है कि उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी। आप कुछ भी बोल दीजिएगा ना, पर प्लीज़ हम उनसे दूर मत कीजिए ना। आर्या ने काफ़ी रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कहा। किसे किससे दूर करने की बात हो रही है यहाँ पर मासा? वो अभी बातें कर ही रही थी कि व्हीलचेयर पर बैठा हुआ अरण्य विशाल के साथ वहाँ आते हुए बोला, तो वो दोनों ही चुप हो गए। अरण्य यार, तू भी फालतू की बातों में बहुत दिमाग लगाता है। होगी उनकी कोई आपस की बात। आर्या मेरा मतलब है डॉक्टर आर्या, आप भी चलिए, वैसे भी हम घर ही चल रहे हैं। विशाल ने पहले अरण्य को डांटा, उसके बाद आर्या से कहा, तो वो अरण्य का चेहरा देखने लगी। ये घर क्यों जाएंगी? अरण्य ने अब पूछ ही लिया। क्योंकि तुझे किसी डॉक्टर की हर वक्त ज़रूरत रहेगी। अब मुंह बंद रख, विशाल ने कहा। तो आर्या और उर्मिला जी को अब जाकर कुछ सुकून मिला और विशाल ने अरण्य को बहुत ही आराम से गाड़ी में बिठाया। आर्या और उर्मिला जी के बैठने पर वो घर के लिए निकल गए। हमने कहा था ना आपसे कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है, किसी की सोची समझी चाल है। किसी ने जानबूझकर जीजू सा पर हमला कराया है। अविरल के सामने इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी बैठे हुए थे और उनके फ़ोन में उस एक्सीडेंट वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। जी ठाकुर साहब, आपकी बात सही लग रही है। इन फुटेज को देखने के बाद से तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। जिसने भी ये किया है वो बहुत जल्द आप सबके सामने होगा। थैंक यू अभिमन्यु जी, अविरल ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा। उसके बाद एसपी साहब वहाँ से चले गए तो वो अपने सिर के पीछे हाथ लगाते हुए सोफे पर पीछे को सिर टिकाकर आंखें मूंद लिया। कुछ देर बाद उसे अपने बालों में किसी का हाथ महसूस हुआ। लाडो की चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे चिंता ना करूं निशु, मेरी बच्ची की लाइफ में भगवान जी को इतनी प्रॉब्लम क्यों डालनी होती है? जब से जीजू सा का एक्सीडेंट हुआ है उसका चेहरा देखा तुमने, एकदम मुरझा सा गया है। जिन होठों पर हमेशा हंसी खिलती थी, जो शरारत हर वक्त उसके दिमाग में चला करती थी, सब कुछ जैसे सूना हो गया है। मैं नहीं देख सकता यार अपनी बहन को ऐसे। पहले ही एक बार मेरी वजह से वो इतना कुछ झेल चुकी है और अब दोबारा से उसको वही तकलीफ वही दर्द मिले, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं। अविरल ने आर्या के बारे में सोचते हुए कहा। अपनी बहन की नहीं बेटी की तरह प्यार करता था वो आर्या से, और अब उसके हिस्से इतनी तकलीफ आ रही थी तो वो उस दर्द को महसूस सा कर सकता था। अरण्य आर्या के लिए क्या है ये तो वो देख ही चुका था। विशाल ने अरण्य को उसके रूम में लाकर आराम से बिस्तर पर लिटा दिया था। अरण्य अपने पूरे रूम को देख रहा था जो पूरी तरह से बदला हुआ था। जाने क्यों उसे ये रूम अपना लग ही नहीं रहा था, जैसे यहाँ से बहुत कुछ हटा दिया गया हो। ये हमारे रूम में इतने चेंजेस किसने करा दिए? अरण्य ने विशाल से पूछा। तूने ही तो आर्या भाभी, कहते कहते वो चुप हो गया। क्या क्या कहने जा रहा था तू? आर्या, ये तो शायद उसी डॉक्टर का नाम है ना जो यहाँ हमारे साथ घर आई है। कुछ तो है जैसे उसको लेकर, और सबकी तरह तू भी हमें कुछ नहीं बता रहा है। उसकी कही आधी अधूरी बात को सुनते ही वो बोल पड़ा और विशाल को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या ही जवाब दे अरण्य को। अगर अरण्य को सच बताता भी है तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो नहीं यकीन करेगा कि उसे अपने से इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी की और उसके साथ ही वो इतना खुश था कि कैसे बता दे वो उसे कुछ। वो अभी अपनी ही सोच में डूबा था कि आर्या तब तक अंदर आ गई। उसके हाथ में एक ट्रे थी। वो हम जूस लेकर आए थे आपके लिए। आपको अपनी दवाइयाँ भी लेनी है। वो जो पूरे हक से उसके रूम में आ चुकी थी। अरण्य की नज़रें खुद पर महसूस करते ही वो कुछ हड़बड़ा कर बोली, हाँ आप दवा दे दीजिएगा इसे, हम बाहर से आते हैं। विशाल बहाना करते हुए जल्दी से वहाँ से निकल गया और उसे जाता हुआ देखकर अरण्य मन ही मन बड़बड़ाने लगा था। आर्या ने आकर उसके बेड के पास टेबल पर ट्रे रखा
और फिर अरण्य का प्लास्टर लगा वो पैर देखने लगी। उसने धीरे से वहाँ पर हाथ रखा। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, वो खुद से ही बोली और फिर अपना हाथ उसके चेहरे से लगाकर उसके सिर को देखने लगी थी। उसका ध्यान अरण्य के जख्मों पर था और अरण्य वो तो सब कुछ भूल कर पूरी तरह से अपनी नज़रें उस पर ही टिकाए हुआ था। आप ये जूस पी लीजिए, उसके थोड़ी देर बाद ये वाली टैबलेट लेनी है, आर्या ने कहते हुए उसे जूस का ग्लास थमाया और फिर ड्रॉर से मेडिसिन निकालने लगी। हमारी पहले भी मुलाकात हुई है क्या? अरण्य ने जूस पीते हुए उससे पूछा। आपको क्या लग रहा है, कुछ भी याद नहीं कि हम कौन हैं? उसके सवाल पर आर्या ने उसकी तरफ नज़र उठाते हुए पूछा। पता नहीं, कुछ ठीक से याद नहीं, बस धुंधला सा दिखाई देता है दिमाग पर बहुत जोर डालने पर, वो बोला तो आर्या के चेहरे पर उदासी छा गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, आप ये टैबलेट खा लीजिए, आर्या ने उसकी तरफ टैबलेट बढ़ाते हुए कहा। अरण्य ने वो खाई तो आर्या ने उसके हाथ से ग्लास ले लिया। वो अब लेटने लगा, पर आर्या वहीं थी तो उसने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आर्या ने धीमे से पूछा। कोई काम है आपको? उसके कहने पर आर्या को समझ आया और उसने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया और धीमे कदमों से बाहर जाने को हुई कि कारपेट में उसका पैर उलझा और उसने जल्दी से अपना हाथ बिस्तर पर रखना, गिरने से बचने के लिए। अरण्य ने यह देखा तो वो जल्दी से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आर्या ने उसका हाथ तो थाम लिया, पर अरण्य के खींचने से वो उसके बिस्तर पर उसके ऊपर आ गिरी। अरण्य के शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ गई थी, पर आर्या उसके सीने पर सिर टिकाई थी। कैसे भी हो, पर अब वो अपने उमल जी के करीब थी पूरे 1 हफ्ते के बाद, और इन 1 हफ्तों में वो कितना तड़पी थी उसके सीने से लगने के लिए, उसको टच करने के लिए, उससे अपनी बातें और शिकायतें करने के लिए। ये शायद ही कोई समझ सकता था। अरण्य का एक हाथ उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। आर्या की आंखों में आंसू आ चुके थे। चोट आ गई क्या जो आप रो रही हैं? उसकी कमर से अपना हाथ हटाते हुए अरण्य ने पूछा। जाने क्यों उसे उसकी फिक्र हो रही थी। अरण्य की बात सुनकर आर्या का ध्यान आया और वो जल्दी से उससे दूर हटी। हम ठीक हैं, वो अपने आंसू साफ करती हुई बोली। आपको खींचने की क्या ज़रूरत थी? इतने भी ठीक नहीं हैं अभी आप, खुद का ध्यान रखिए। अगर हमसे ज़्यादा अपना ख्याल करते तो आज ऐसे नहीं होते, वो उसे सुनाते हुए बोली और तेज कदमों से वहाँ से चली गई। अरण्य उसे जाता हुआ देखता रहा। ये लड़की उसकी समझ से बाहर की थी। उसकी इतनी फिक्र जता रही थी क्यों? और अभी लास्ट में उसने जैसे बात की, नाराज़गी जताई, क्या था ये सब? अरण्य को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और आर्या उसके बगल वाले रूम में आते ही वहाँ का डोर बंद करके बेड पर आकर बैठ गए। उसने लंबी लंबी सांसें भरी। उसकी आंखों के आगे कुछ पुराने पल घूमने लगे थे। बेटू, बेटू कहाँ हो यार? अरण्य 2 दिन के लिए जयपुर गया था और जब वहाँ से आया तो उसे आर्या कहीं नहीं दिखी। उमल जी, उसकी आवाज़ पर आर्या जो बाथरूम में थी उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और भागते हुए आकर उससे लिपट गई। कैसा है हमारा बच्चा? उसके सीने से लगते ही अरण्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उसने अपने हाथ उसकी कमर और पीठ पर कसते हुए पूछा। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आर्या ने मुंह बनाए हुए कहा तो अरण्य ने उसका चेहरा हाथों में भरकर उसके माथे को चूम लिया। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा? आप पूरे 2 घंटे लेट हैं। हमसे बोला था कि 7 बजे तक आ जाएंगे, और क्या टाइम हो रहा है? वो आंखें चढ़ाते हुए बोली। अरण्य का ध्यान उस पर ही था जो उसकी एक आवाज़ पर ऐसे ही भागते हुए आ गई थी। वो वाइट कलर के बड़े से बाथरूम में थी इस वक्त। मेरी जान, मेरा बच्चा। अरण्य को उस पर बहुत प्यार आया और उसने आर्या को अपने करीब कर लिया। इतना बेसब्र होने लगी हैं अब आपकी, अपनी हालत का भी होश नहीं रहता? अरण्य उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, जिस पर आर्या को अपने कपड़ों का एहसास हुआ, पर वो कहाँ हार मानने वालों में से थी। हाँ तो क्या हो गया? अपने उमल जी के ही तो सामने हूँ और आपके सामने तो कैसे भी रह सकते हैं, क्योंकि हमें आप कभी अनकंफर्टेबल होने ही नहीं देंगे, इतना पता है हमें। वैसे उमल जी थक गए होंगे ना, आप भी शावर साथ ही लें क्या? वो उसके गले में अपने बाजू फंसाते हुए शरारती अंदाज में एक आंख दबाकर बोली तो अरण्य की आंखें कुछ बड़ी हो गई। आपकी शरारतें बहुत बढ़ती जा रही हैं आप, अरण्य ने उसे कुछ घूर कर कहा। हाँ तो आप इतने सीधे बनेंगे तो कोई तो शरारती होना चाहिए ना,
वरना आपके जैसे हम भी हो जाए ना तो हो गया कल्याण, वो किसी दार्शनिक के अंदाज में बोली और फिर अरण्य के होठों के किनारे को चूम लिया। अरण्य की धड़कनें कुछ तेज हुई थी। उसके इस मूव से उसने कुछ पल आर्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और फिर उसे बाहों में उठाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। वो गोद में उसे लिए हुए ही बाथरूम में आया और उसे उतार कर डोर लगाने लगा तो आर्या की सांसें बढ़ी। उमल जी, अरे आप बाहर जाइए ना, हम आते हैं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा और अब अरण्य को बाथरूम में अपने साथ देखकर उसकी जान सी निकल रही थी। हमारी बेटू की कोई इच्छा हम कैसे अधूरी रहने दे सकते हैं? अब आप चाहती हैं तो यही ठीक है ना? कहते हुए अरण्य ने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए और आर्या को अपने पास खींचता हुआ सावरान कर दिया। आर्या, उसका तो जैसे दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसके उमल जी उसके सामने थे, वो भी इस हालत में, पानी से भीगता हुआ उसका गठीला बदन आर्या को अपना काबू खोने पर मजबूर कर रहा था। वहीं अरण्य अपनी बेटू के बनते बिगड़ते भाव और उसकी तेज चलती सांसों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी ये मुस्कान आर्या को अपना दीवाना बना रही थी। वो अब और सहन नहीं कर पाई और बिजली सी फुर्ती से उसके खुले सीने से लग गई। लगभग 1 घंटे बाद आर्या ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी और अरण्य ड्रायर से उसके बाल सुखा रहा था। आर्या का मुंह बना हुआ था जो देख कर अरण्य ने झुककर उसके गालों को चूम लिया। आप बात मत कीजिए हमसे। हमने बात कहाँ की, हम तो बस आपको प्यार। उमल जी, आप ना रहने दीजिए, कोई प्यार वार नहीं है आपको। आप तो हमें बुद्धू बनाकर भाग आते हैं। हमें लगा था कि हम कुछ रोमांटिक। अरण्य की बात को काटते हुए वो बीच में ही बोले जा रही थी, पर अरण्य को खुद को देखता पाकर वो झेपते हुए चुप हो गई। आप जो चाहती हैं वो तो यहाँ भी हो सकता है, पर ज़्यादा देर पानी में भीगने से हमारी बेटू को सर्दी हो जाती, समझी आप? वो उसके गाल खींच कर बोला। उमल जी, आप जैसे अभी हो वैसे ही हमेशा रहोगे ना? हमेशा ऐसे ही हमसे प्यार करेंगे ना? आर्या ने एकदम से ही उससे कहा। जब तक इस शरीर में सांसें हैं तब तक के लिए ये ज़िंदगी आपके नाम कर चुके हैं हम खुद को भूल सकते हैं पर आपको कभी भी नहीं। आप तो दुनिया है हमारी, हमारी ज़िंदगी, हमारा प्यार, अरण्य ने कहते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। झूठ कहा था ना आपने कि आप हमें कभी नहीं भूलेंगे, आपको तो आज हम याद भी नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ उमल जी? आपकी आंखों में अपने लिए वो अजनबीपना नहीं देख पा रहे हैं हम? आप तो अपनी बेटू का ख्याल खुद से भी पहले करते थे ना, फिर क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं हमें और खुद को? यहाँ पर दर्द होता है आपको ऐसे देखकर? वो सीने पर हाथ रखते हुए बोली और फिर एक गहरी सांस भरी। नहीं, हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते, अपने उमल जी का ख्याल रखना है हमें। इस बार हमारी बारी है उन्हें अपने प्यार का एहसास दिलाने की, उन्हें सब कुछ याद दिलाने की। हम ऐसे अपने उमल जी को नहीं खो सकते। वो अपने आप को दिलासा देते हुए बोली कि उसका फ़ोन रिंग किया। निशा की कॉल देखकर उसने टेबल पर रखा ग्लास उठाकर पहले पानी पिया, उसके बाद कॉल रिसीव की। हेलो आर्या, कैसी है तू? और जीजू साहब वो ठीक है ना अब? ठीक है, अब हॉस्पिटल से आ गए हैं, घर पर हैं। और तू उन्हीं के साथ है? नहीं, अलग रूम में। उसने ये बात काफ़ी मुश्किल से बोला था और उसका दर्द निशा को भी महसूस हो रहा था। यहाँ आजा, अगर वहाँ पर प्रॉब्लम। कैसी बातें कर रही है तू? यहाँ उमल जी को हमारी ज़रूरत है, हम कैसे आ सकते हैं? उन्हें कुछ याद नहीं तो क्या हुआ, हम तो अपने रिश्ते को जानते हैं ना। और तू देखना, हम बहुत जल्द उन्हें ठीक कर देंगे। वो कुछ नाराज़गी सताते हुए बोली। हम लोग भी यही चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। तेरे भाई साहब तुझे लेकर बहुत परेशान है, बस इसलिए हमने कहा। भाई साहब को बता देना कि उनकी लाडो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, वो कमज़ोर नहीं है। अपने उमल जी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। आर्या ने कहा। निशा ने कुछ देर उससे बात की। आर्या को अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अरण्य के बारे में ही वो अब सोच ही रही थी। अब उसे ध्यान आया कि उसे नीचे जाना चाहिए। उसने एक नज़र अरण्य के रूम की तरफ डाली जो सो रहा था। तब उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा लिए। वो यहाँ आकर किचन की तरफ बढ़ गई और खाने की तैयारी में हाथ बटाने लगी। उसकी उदासी, उसके चेहरे की मायूसी किसी से छिपी नहीं रही। फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और उसने इरादा बना लिया था सब ठीक करने का।
आर्या, आप रेस्ट करती किचन में क्यों आ गई बेटा? आर्या को किचन में देखकर महिमा जी वहां आते हुए बोली। चाची साहब, हम तो ठीक हैं, हमें रेस्ट की क्या ज़रूरत है? आप बाहर बैठिए, लगभग खाना तैयार ही है। बस 5 मिनट में हम खाना टेबल पर लगाते हैं। आर्या ने हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। वो अपना काम करती रहीं। सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे तो वो उन्हें सर्व करने लगे। आप भी सबके साथ बैठकर खा लीजिए, अंकेश जी ने कहा। नहीं बाबा साहब, हमें भूख नहीं है, हम बाद में खा लेंगे, कहते हुए अचार लेने किचन को चली गई। पता नहीं ईश्वर ने इस बच्ची के हिस्से कितनी परीक्षाएं लिखी है, अंकेश जी मन ही मन बड़बड़ाए। उनकी आर्या से बहुत ही कम बात हुई थी, पर उनके दोस्त की बेटी थी वो, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। और फिर शादी के बाद कैसे वो सबकी चहेती बनती चली गई, किसी को पता ही नहीं चला। इतना सख्त दिल रखने वाली उर्मिला जी भी उसे इतना दुलार करती थी। अब तो और वो अपनी बातों से, अपनी शरारतों से उनकी इस हवेली को जगमगाए रखती थी। पर ये नूर अब जैसे कहीं गुम सा गया था आर्या से। अरण्य तो बीमार था, पर आर्या वो ठीक होकर भी जैसे नहीं थी। ये वो आर्या थी ही नहीं, अपने उमल जी के बिना अधूरी थी ये। अरण्य के एक्सीडेंट के बाद से ही लगभग आर्या ने हॉस्पिटल जाना बंद ही कर दिया था, पर आज उसे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा था। अरण्य जब से उठा था उसे एक बार भी वो नहीं दिखी थी, ना ही वो रूम में आई। पैरों में दिक्कत की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था, तो बिस्तर पर ही था। एक सर्वेंट उसके लिए लंच लेकर आई थी और वो जाने लगी तो अरण्य ने उसे रोका। जी कुंवर साहब, वो डॉक्टर, वो कहीं गई है क्या? अरण्य ने कुछ झिझकते हुए पूछा। जी, वो हॉस्पिटल गई हैं। जब से आपका एक्सीडेंट हुआ वो आपके साथ ही रहीं, फिर आज शायद कुछ ज़रूरी था। ठीक है, आप जाइए, और हाँ, उनसे मत कहना कि हमने उनके बारे में पूछा। अरण्य के कहने पर उसने सिर हिलाया और बाहर चली गई। हम क्यों इतना सोच रहे हैं उनके बारे में? वो सिर झटकते हुए बोला। उसकी आंखों के सामने आर्या का चेहरा घूम गया था, जो हर बार उसका इतना ख्याल रखती थी। अरण्य आज जब से उठा वो एक बार भी नहीं आई थी, तो उसे लगा कहीं वो उससे नाराज तो नहीं। आर्या जो हॉस्पिटल गई थी, उसे रह रहकर अरण्य की चिंता हो रही थी। उसने उर्मिला जी को कॉल लगा दिया। हेलो माँ साहब, वो उमल जी, वो ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक है, हमने उन्हें लंच भिजवा दिया था, अभी जाकर दोपहर वाली दवा भी दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बात करनी हो तो कॉल कर लो उन्हीं के पास। नहीं ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे जैसे ही टाइम मिलेगा, उसने कहते हुए कॉल कट की। शाम होते होते वो घर आ गई थी और आते ही सीधा अरण्य के पास आई। उसे देखकर ही आर्या को कुछ सुकून मिला था। वो इस वक्त सो रहा था, तो वो कुछ थके कदमों से अंदर आकर उसके पास ही बेड पर बैठ गई और उसका हाथ थामते हुए चूम लिया और फिर उसके माथे पर आए बालों को सहलाया। उमल जी, और कितने दिन तक अपनी बेटू को सताने का इरादा है आपका? कहते हुए उसने बहुत ही संभल कर उसके सीने पर अपना सिर टिका लिया। अरण्य उसके पास होकर भी उसके पास नहीं था और यही बात उसे और तड़पाए जाती थी। अभी जब वो सोया था तब जाकर वो उसके सीने से लगी थी। नींद में ही अरण्य ने जब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा तो आर्या ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा। जिसकी आंखें बंद थी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने भी अपनी आंखें मूंद दी। उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए अपनी उमल जी के पास उसे बहुत जल्दी ही नींद आ गई थी। सबसे ज़्यादा सुकून की जगह जो थी ये उसके लिए। फोन की रिंग से अरण्य की आंख खुली तो उसे अपने सीने पर भार महसूस हुआ। उसने अपनी गर्दन झुकाकर देखा तो वो हैरान रह गया। आर्या को इस तरह खुद के सीने से लिपटा हुआ देखकर वो बैठी हुई ही सो गई थी। अरण्य ने उसे कुछ ध्यान से देखा। क्रीम कलर की कुर्ती, ब्लू जीन्स, बालों को क्लचर से बांधे। उसने एक हाथ में घड़ी और एक कंगन पहन रखा था। सादगी में लिपटी हुई वो सोते हुए काफी मासूम लग रही थी और अरण्य जाने क्या जादू सा हुआ था उस पर कि वो हर बात भूल कर एकटक उसे ही देख रहा था। नहीं समझ पा रहा था कि वो क्यों सुबह से उसके ना दिखने पर वो उसके बारे में ही सोच रहा था, और अब जब वो उसके करीब थी तो एक सुकून सा महसूस हो रहा था उसे, और अनजाने ही उसके हाथ आर्या के सिर को सहलाने लगे थे। अरण्य, अरण्य बेटा, कहते हुए अंकेश जी उसके रूम तक आए ही थे कि सामने का नज़ारा देखकर वो दरवाजे पर ही रुक गए।
उनकी आवाज़ सुन आर्या की भी आंख खुल सी गई। अरण्य को जागा हुआ देखकर वो एक झटके में उससे दूर होकर बिस्तर से उतर गई। हम बाद में आते हैं कहकर अंकेश जी दरवाजे से लौट गए। वहीं अरण्य ने उसे कुछ घूर कर देखा था। डराइए नहीं अब अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो उसे खुद को घूरता पाकर तुनकते हुए बोली। नहीं, हमारी गलती है जो हमने घर काफ़ी छोटा बनवाया है कि जहां आपको रूम भी नहीं मिलता। रूम मिलने से क्या मतलब है आपका? नींद जहां आएगी इंसान वहीं तो सोएगा ना। और हमें आपके साथ काफ़ी अच्छी नींद आई। वो आंखें मटकाते हुए कुछ शरारत से बोली तो अरण्य उसे देखता ही रह गया। उसने पहली बार देखा था उसका ये रूप जब से उसकी याददाश्त गई थी। मेहमान हैं आप इस घर की, तो बेहतर होगा कि वो उसके शरारती चेहरे से नजरें हटाने की कोशिश करता हुआ बोल ही रहा था कि आर्या ने उसकी बात काटी। वही तो, मेहमान हैं हम आपकी और आपकी हवेली की भी। और हमारे बाबा साहब कहते थे कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं, तो हमें उनका खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। वो बहुत ही मासूमियत और प्यार से बोली तो अरण्य की नज़रें एक बार को उस पर ही थम सी गई। ये लड़की आज बिल्कुल ही बदली हुई सी लग रही थी उसे। आर्या ने उसे खुद को देखता पाया तो मुस्कुराते हुए उसके रूम से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो कपड़े बदल कर एक बार फिर उसे देखने आई तो वो फ़ोन में लगा हुआ था। वो दरवाजे से ही उसे देखकर जाने को हुई तो अरण्य ने उसे आवाज़ दी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? और अगर इस कहानी का अगला भाग आप लोग कल ही देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ज़्यादा नहीं तो यस तो ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों के लाइक और कमेंट अच्छे आए तो मैं इसका अगला पार्ट कल ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।